लेके 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूं, इनका नाम है शशांक यादव। ये हैं 17 अप्रैल 1985, 10 बजे दिन में, बुधवार को इनका जन्म हुआ है और हाथरस यूपी। मैंने कही थी ना बात, उत्तर प्रदेश वाले बड़े सवाल पूछते हैं। आइए, थोड़ा सा वक्त है तो इनके सवालों को पढ़ लेते हैं। क्या कुंडली में काल सर्प दोष है? आपकी कुंडली में राहु के साथ सूर्य और मंगल बैठे हैं, उच्च के सूर्य हैं। यहाँ सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में बन जा रहे हैं वृषभ राशि के, यहाँ सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में वृषभ राशि के, और राहु के साथ सूर्य मंगल के होने के कारण गुरु जन्म कुंडली में नीच के हैं। इस भाव से केंद्र में, इस भाव का अधिपति यहीं बैठा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, राहु के साथ मंगल और सूर्य के बैठने के कारण आपकी कुंडली में व्यय की स्थिति अधिक रहेगी। ये काल सर्प दोष के कारण नहीं हो रहा और न ही गुरु चांडाल के कारण, लेकिन ये बात पक्की है कि ये कुंडली व्ययी ज्यादा है। और वो व्ययी इसलिए है क्योंकि 12वें के अधिपति उच्च के होकर के जहां आपके पिता के साथ आपके संबंधों को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि शुक्र का उच्च भंग होगा, क्योंकि वो जन्म कुंडली में जो स्थिति बना करके बैठे हैं वैसी स्थिति में वो वक्री हैं 13 डिग्री के। इस आधार पर वो फ्लक्चुएशन में जा रहे हैं। कुछ प्रभाव उनका जन्म कुंडली में भाग्य का मिल रहा है, कुछ प्रभाव जन्म कुंडली के दशम स्थान का। 60% परिणाम जो है वो जन्म कुंडली के भाग्य का कर रहे हैं, 40% परिणाम दशम का कर रहे हैं। लेकिन यही 40% परिणाम आपकी कुंडली में जो था शुक्र वाला, उसने आपको आईपीएस या आईएएस या आईआरएस के पदवी पे ले जाकर के स्थापित किया था। ये शुक्र का ही परिणाम था। अगर ऐसा कुछ भी होता कि आपकी कुंडली में चांडाल योग है, पता नहीं अब जो बोल रहे हैं, अगर वो होता तो ऐसा फिर नहीं होता और अभी तक आपके सवाल बदल चुके होते। फिर आप ये पूछते पंडित जी नौकरी कब लगेगी। बात समझ में आ रही होगी। ये बात है, शुक्र का उच्च भंग हुआ है यहाँ पे, और बुध ने अपना स्वतः जो है वो अपने प्रभावों को कमजोर किया है। इस कारण से 12वें भाव के अधिपति दशम में आकर के बुध जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं, व्यक्ति को पहले ही क्रोधी बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि राहु के साथ मंगल और सूर्य बैठे हैं, तो व्यक्ति स्वतः क्रोधी हो जाता है, पिता का स्थान लेना चाहता है और पिता को दिमाग देना चाहता है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा। लेकिन जरा सोच के देखिए कि यहाँ पे चंद्रमा बैठा है, पिता और पुत्र के बीच के संबंधों को, यहाँ के अधिपति अष्टम में बैठे हैं। ये आपकी कुंडली में ही ऐसी बात लिखी है, तो ये इसका दारोमदार आप ही पे है कि ये संबंध आप ही ठीक करेंगे, पिता नहीं, क्योंकि उनकी कुंडली तो मेरे सामने है नहीं। तो यहाँ पे आपकी ही कुंडली में ये बात है, क्योंकि यहाँ पे भी दशम स्थान के अधिपति जो बुध हैं वो लाभ देते दिख रहे हैं। पिता आपके बारे में कभी भी बुरा और भला नहीं सोचेगा। लेकिन हाँ, पिता भाव के अधिपति जन्म कुंडली में नीच के हुए हैं, जिनका नीच भंग हुआ जरूर है, इस वजह से उनकी आयु लंबी रहेगी। वो आपके लिए हमेशा बेहतर ही सोचेंगे, पर फिर भी बात कभी ना कभी चंचलता वाली हो जाती है, क्योंकि वहां पे बुध और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं। आप ही निर्णय विहीन हैं। थोड़े घमंडी, थोड़े उग्र, थोड़े व्यग्र, थोड़े जल्दबाज और थोड़े थोड़े सब हैं। और एक बात बताऊं, एक बात बताता हूं, बड़ी अद्भुत बात है, बता दूं। मिथुन लग्न वाले निष्ठुर होते हैं, मिथुन लग्न वाले चालाक होते हैं, और वो ये चाहते हैं कि मेरी ही बात खाली रहे। अगर ये स्थिति है, अगर क्रोध है, अगर ईर्ष्या है, द्वेष है, छल कपट, तो इसको बक्से में बंद करके और ताला हमेशा के लिए लगा दीजिए। और क्रोध तो बिल्कुल बाहर रख के आना, क्योंकि आप जिस पद पे हैं वहां पे क्रोध नहीं, अनुभव की बात होती है। वहां अनुभव की आवश्यकता है, क्रोध की नहीं। ये बात समझने वाली है, क्योंकि आपकी कुंडली में जो शुक्र है, जो अनुभवों का ग्रह होता है, वैचारिक धरातल पर शुक्र व्यक्ति को अनुभवी बनाते हैं। व्यवहारिक धरातल पर मंगल जो होता है वो व्यक्ति से तुरंत ही एक्टिविटी करवा देता है। मंगल स्वग्रही और सूर्य उच्च के ऊर्जा कारक ग्रहों को राहु ने बल दिया है। इस वजह से व्यक्ति के पास उस चीज की अधिकता है। तीव्र हैं आप, इंतजार बनता नहीं है, मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं, दिमाग कभी शांत रहता नहीं है, क्योंकि बुध के साथ चंद्रमा बैठे हैं। पिता के साथ संबंध इसलिए क्योंकि 12वें का अधिपति दशम में और दशम का अधिपति अष्टम में, तो किसी भी अच्छे भाव में उसका संबंध बना नहीं, इस वजह से पिता के साथ संबंध खराब। दूसरे नंबर पे वहां पे बुध और चंद्रमा तो दोनों ही कभी कभी गलती करते हैं। पिता भी बचपना करते हैं, उनकी भी बचकानी हरकत अभी बाकी रहेगी, और आप तो हैं ही, क्योंकि आप तो बालक हैं ही, मिथुन से प्रभावित हैं। और ऊपर से एक तो कच्चा अल्हड़पन, वो जवानी की स्थिति, और ऊपर से सूर्य और मंगल उस पर उत्तेजना का ग्रहण लगा।
तो इस कारण से आपकी कुंडली में चंद्रमा आपका जो बना है वो कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि का हुआ है। इस वजह से अनुभव की कमी, और बुध तो बालकपन से युक्त होता है, अनुभव की कमी है, और साथ ही साथ वो नीच का बैठा है। खास करके अपने तो खुद नीच का हुआ ही, शुक्र के उच्च को भंग भी कर देता है। इस कारण से और भी बात उल्टी पड़ जाती है। पर सोच के देखिए कि आपने ये बात मुझसे पूछी है कि ये सारे ग्रह जो हैं वो इनके प्रभाव कमजोर कमजोर से हैं या फिर अंश बल में कमजोर है। मैं तो आप ही के सवाल को देख रहा हूं। अगला सवाल लिखा है कि लग्नेश बुध वक्री हैं, क्या ये नीच के परिणाम देंगे मीन राशि में? नहीं, नीच नहीं होंगे। हाँ, पर एक बात जरूर कहूंगा कि वहां पे वो 12वें भाव के अधिपति के साथ बैठ करके आप इसके नीच और उच्च को छोड़ दीजिए, आप उसके प्रभावों को देख लीजिए कि वो आपके जीवन पर कितना घटित कर रहा है। इसका मतलब है कि जरूर ही उसने आपको व्यावसायिक बनाया है, और जरूर ही उसने आपको थोड़ा बचकाना बनाया है, जरूर ही उसने आपके पदों को और जिस पद पे आप जिसके योग्य हैं उसको दिया तो है, लेकिन साथ ही साथ उसके साथ अन्याय, या कई बार व्यक्ति अन्याय कर बैठता है, तो उसकी गरिमा को संभालने की आवश्यकता अभी भी बाकी है। अभी उस पे और भी ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। निस्संदेह वो गंभीरता, वो धैर्य, वो उच्चतम स्थिति, वो जो एक उसकी जो एक प्रॉस्पेरिटी होती है वो थोड़ी सी कमजोर है, उसको अभी भी और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। पता नहीं अंग्रेजी बोल गया, यही उसके साथ मेल खाती हैं चीजें या पता नहीं। आगे बढ़ता हूं। वक्री शुक्र मीन राशि में क्या नीच के परिणाम देंगे? नहीं, देखिए एक बात बताता हूं। यहाँ पे शुक्र उच्च के हैं और बुध के साथ बैठने से शुक्र का उच्च भंग हो जाएगा। नीच भंग नहीं होगा, उच्च भंग हो जाएगा। लेकिन वो सोच के देखिए कि वो कितना ग्रह प्रभावी था कि उसने कमजोर होने के बावजूद भी आपको पद दे दिया। शुक्र पद का कारक होता है और उसने आपको पद दिया है, तो निस्संदेह। और सबसे बड़ी बात है कि सप्तम भाव के अधिपति गुरु अष्टम में जाकर के नीच हुए हैं, जो धन देने के बावजूद व्यक्ति के अंदर पद देने का प्रभाव भी रखते हैं। धन भी देंगे, नीच के हैं, क्योंकि धन भाव में संबंध बना रहे हैं ना। राशि का अधिपति राशि से आगे जाता है तो धनदायक हो जाता है। तो यहाँ पे मिथुन लग्न की कुंडली में ये द्विस्वाभाविक लग्न है, और द्विस्वाभाविक लग्न में ये वायु तत्व का लग्न है, जो व्यक्ति को तुरंत ही पद पे ले जाकर के स्थापित करने की स्थिति में ले जाकर के व्यक्ति को रख देता है। मतलब तुरंत ही आप मजबूत हो जाते हैं। हाँ, ये बात बनती है। नीच के गुरु के क्या परिणाम होंगे? बताया, वही पिता के साथ संबंध और गंभीरता कम। कई बार व्यक्ति जो होता है वो जिस पद के लिए होता है वो उसको प्राप्त तो हो जाती है, पर कर्म में भी कई। हालांकि एक बात ये भी है, ये कहूंगा कि आप जरा गौर करिए तो दशम भाव में उच्च का शुक्र बैठा है, और अगर डिग्री की बात आप करते हैं तो आपकी कुंडली में वो शुक्र जो बैठे हैं वो नवांश कुंडली में वृश्चिक राशि के बैठे हैं, जो व्यक्ति को प्रशासक की भूमिका में ले जाकर के स्थापित कर देते हैं। शुक्र देखिए यहाँ पे वृश्चिक राशि में जा रहे हैं। मैंने क्या बात कही थी? वृश्चिक राशि ऐसी राशि जहां व्यक्ति दूसरों के लिए अल्टीमेटम तैयार करता है, दूसरों के लिए कुछ नियम कानून बनाता है या उसको फॉलो करवाता है। मतलब प्रशासन के क्षेत्र में चला जाता है, रेड लाइट पे उसकी गाड़ी यूं ही चली जाती है। कई बार ऐसी चीजें, उसकी पहुंच बड़े समाज के ऊंचे ओहदे वाले लोगों से होती है और बड़े वरिष्ठ अधिकारी से उसका तालमेल होता है। ये शुक्र यहां कराते देखे जा रहे हैं। मतलब यहां पे आप खाली फंसे हुए हो, जबकि काम तो यहां से हुआ है। आपकी कुंडली में बुध यहां थे, पर यहां पे गौर करिए वो बुध जो है वो जन्म कुंडली में तुला के बैठे हैं, व्यक्ति को सब कुछ देने वाला बना रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे तुला राशि एक ऐसी राशि जहां से व्यक्ति बिल्कुल बैठ करके न्याय करने की स्थिति में है। ये बुध यहीं पे खाली नहीं, आप खाली यहां से सवाल पूछे, सवाल आपका यहाँ पे, उत्तर यहाँ मिल रहा है। क्योंकि ये शुक्र आपको प्रशासनिक सेवाओं में लेके जाता है, ये बुध यहाँ पे आपको थोड़ा सा चपल चंचल चालाक और निष्ठुर बना देता है, और यहाँ पे आपको वो समतुल्य, मतलब व्यक्ति एक वक्त के बाद बहुत ही आसानी से अपने जीवन में आने वाले प्रत्येक प्रकार की चुनौतियों का यूं सामना कर देगा और चुटकी में किसी भी समस्या का हल निकाल लेगा। वो उसको सिद्धांत बना देंगे। ये बुध ही बनाएंगे, अपनी दशा में हो, अपनी अंतरदशा में हो, या कभी भी ये बुध का प्रभाव रहेगा। तो ये बुध और शुक्र की बात रही। अथक प्रयासों के बावजूद भी आईएएस क्यों नहीं बन पाया? एक बात बड़ी अद्भुत है, गुरु और शुक्र, मैंने वही बात कही, उच्च भंग हुआ शुक्र का तो पद मिला, पर वो नहीं जो आप चाहते थे, क्योंकि गुरु भी तो कमजोर थे। अरे भाई कुंडली है, ये तो बात है। मैं तो अक्सर ये बात कहता हूं, कुंडली को समझिए, क्योंकि वस्तुतः आपकी कुंडली में ये कमजोर है, ये सर्वस्व देता है, तो कहां से देता? और वो प्रमोशन दे करके देगा। आप अपनी कुंडली में शनि को देखिए, वृश्चिक राशि में बैठे हैं, यहाँ पे आपके साथ राजनीति और रणनीति होती रहती है, मंगल की दृष्टि है यहाँ पे, लेकिन हारेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, क्योंकि मंगल अपनी राशि को बैठ करके
और यहाँ पे अपनी राशि को ही देख रहे हैं। सूर्य उच्च का है, इस वजह से व्यक्ति का पद, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, व्यक्ति का गौरव, व्यक्ति का सम्मान हमेशा बना रहेगा। वो कभी भी छत विछत नहीं होगा, उसमें कभी भी सेंध नहीं लगेगी। ये सवाल खत्म। अगला सवाल आपने पूछा है, मैं इसलिए पढ़ के बताता हूं ताकि लोग ये ना कहें कि आपने मेरे सवाल पढ़े नहीं। एकादश भाव में 3 पापक ग्रह हैं, इनका परिणाम कैसा रहेगा? एक बात बताता हूं, बड़ी अद्भुत बात है। एकादशवें भाव में पापक ग्रह अच्छे परिणाम करते हैं। आपकी कुंडली में कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि के चंद्रमा जो है वो पापक हो जाते हैं और जन्म कुंडली में वो दशम स्थान में बैठ करके कई बार व्यक्ति को ऐसा बना देते हैं कि व्यक्ति पद के लिए काम नहीं करता है, प्रतिष्ठा के लिए काम करता है। तो आप अपना ध्येय ये बना लीजिए कि मुझे बस लोगों की सेवा कर देनी है। वो नहीं मिलने वाला था क्योंकि गुरु नीच के थे और शुक्र का उच्च भंग हुआ था। इस वजह से वो जो मिला है वो शुक्र के उच्च होने के कारण या फिर उसके वक्री होने के कारण ही मिला है और बुध के दशम स्थान में बैठे होने के कारण ही वो चीज मिली है, नहीं तो वो भी नहीं मिलती या फिर उसमें भी कष्ट होता है। ये बात बन रही है। आपकी कुंडली में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आप जन्मे हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और लग्न बना है आर्द्रा के पहले चरण का। आर्द्रा नक्षत्र के पहले चरण के अधिपति देवगुरु बृहस्पति होते हैं जो खुद नीच के हैं, लेकिन फिर भी इस कुंडली के लिए वो सप्तम और दशम के अधिपति होते हैं, नौकरी देते हैं। यही ये नौकरी गुरु के कारण ही मिली। पद नहीं मिला है तो गुरु के कारण नहीं मिला है। समझ में आ रही होगी बात? जो मिला वो शुक्र के कारण, जो नहीं मिला वो गुरु के कारण। नौकरी मिली गुरु के कारण पर पद नहीं मिला गुरु के कारण, और जिस पद पे आप हैं वो मिला है शुक्र के कारण। दाम वहां पे संबंधों में जो एक बचकानी हरकत आ रही है वो बुध और चंद्रमा के कारण। ये प्रभाव है। अगला सवाल आपने पूछा है कि एकादशवें भाव में 3 पापक ग्रह, ये बहुत अच्छा है। व्यक्ति को कई तरीके से लाभ देते हैं। सूद पे पैसे कमाए, टेबल के नीचे से पैसे कमाए, घुसखोरी करके पैसे कमाए, कई तरीके से पैसे व्यक्ति कमाना चाहता है और वस्तुतः वो यश प्राप्त करता है, कीर्तिमान स्थापित करता है, पद, प्रतिष्ठा, गौरव, क्योंकि सूर्य का प्रभाव जन्म कुंडली में इस भाव को देखता है। ये बड़ी अच्छी बात है। केतु भी यहाँ पे अच्छे परिणाम देंगे क्योंकि विशाखा के बैठे हैं। हालांकि थोड़ा प्रभाव उनका कमजोर होगा, रोग व्याधि वगैरह लगती है, पेट का रोग होता है, कई बार नाभि के नीचे का क्षेत्र प्रभावित होता है, कई बार भुजाओं में बल कम हो जाता है, कई बार भुजाओं में दर्द की स्थिति बनती है। ये आपकी कुंडली में मैं देख रहा हूं। आगे आपने लिखा है दाम्पत्य का कारक गुरु अष्टम में क्या परिणाम देगा? धनवान तो मिलता है पर कई बार पत्नी जो होती है वो पूजा पाठ कम करती हैं और कई बार ईगोइस्टिक मिल जाती हैं, या व्यक्ति स्वयं भी कभी कभी बहुत ज्यादा घमंडी या क्रोधी स्वभाव का हो जाता है। पत्नी भी स्वतः उसी तरीके की हो जाती हैं। वस्तुतः आपकी कुंडली में यहाँ पे गुरु बैठे हैं, शत्रुता का भाव रख रहे हैं, लेकिन फिर भी व्यक्तित्व तो अच्छा होगा, शिक्षकीय गुणों को रखने वाली हैं। आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए, आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए और उनके पास अनुभव आपसे ज्यादा हो सकते हैं, ये पक्की बात है। हाँ, ये बात है कि मिथुन लग्न वाले कई बार पत्नी को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और उनकी बातों में आकर के कई बार अपने घर परिवार को छोड़ बैठते हैं। ये मत करिएगा। आगे बात करता हूं भाग्य शनि अष्टम छठे भाव में कैसे परिणाम देंगे। एक बात बड़ी अद्भुत है कि भाग्य के अधिपति और जन्म कुंडली के अष्टम के अधिपति शनि अष्टम भाव को वापस देख रहे हैं, जहां गुरु दशम भाव के और सप्तम के अधिपति होकर के बैठे हैं। आप जरा गौर करिए, मैंने एक कार्यक्रम करके बात कही थी कि कहीं से भी अगर जन्म कुंडली के छठे भाव के अधिपति का संबंध 9वें भाव से या अष्टम भाव से बनता हो तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति और व्यक्ति को पिता का लाभ, साथ ही साथ उसके पूर्वजों का आशीर्वाद और व्यक्ति को नौकरी जरूर मिल जाती है। यही बात मैंने चतुर्थ भाव के बारे में भी कही थी। चतुर्थ स्थान के अधिपति बुध और शनि का संबंध एक दूसरे से नवम पंचम, और साथ ही साथ बुध जो इस कुंडली के लिए लग्नेश होते हैं दशम स्थान में बैठ करके लक्ष्मी संपन्न योग बना रहे हैं चतुर्थ स्थान धन भाव के अधिपति के साथ। लग्न और धन के अधिपति का एक साथ दशम स्थान में बैठना ये लक्ष्मी योग बनाता है और व्यक्ति की कुंडली के लिए बुध दशम स्थान में बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हो जाते हैं। इस वजह से बुध का परिणाम यहाँ पे सर्वोच्च होगा और अच्छा होगा। जो बालकपन बनी है वो सिर्फ उसके कारण बनी है। आपकी कुंडली में पंचम में इस समय कुछ शत्रु कार्य क्षेत्र में साजिश रच रहे हैं और मेरे मामले को फंसाना चाहते हैं, जिसका हमसे कोई सरोकार नहीं है, मतलब मिथ्या आरोप। आप उससे निकल जाएंगे और वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। हाँ, ऐसी स्थिति कई बार यहां से बन रही है, सूर्य केतु के प्रभाव में आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जब सूर्य की दशा आए या शुक्र की दशा आए या राहु केतु की जब दशा चले तब व्यक्ति को सावधान थोड़ा होना चाहिए। आपकी कुंडली में केतु की दशा अभी आने वाली है 2024 के 9वें महीने से। इसका मतलब है कि हमें किसी भी सिग्नेचर को करने से पहले एक बार उस पेपर को पढ़ लेना चाहिए
किसी भी को भी प्रतिक्रिया देने से पहले अपने आप को मजबूत रख लेना चाहिए। और विभागीय कारोबार में कई बार ऐसा होगा कि आपके पास लोग नहीं रहेंगे, जहां संपूर्ण दारोमदार आपके पास आ जाता है, और उस समय आपको यह बात प्रूफ करनी पड़ेगी, केतु की दशा की बात कर रहा हूं, कि आप ये काम कर सकते हो, जिसके दौरान आप जो काम और अपने आप को सिद्ध करेंगे उसी का लाभ आपको पद वृद्धि के रूप में मिलेगा। ये केतु की दशा के बाद या केतु की दशा के मध्य में ये बातें होती हैं। क्लियर है? आपकी कुंडली में वर्तमान दशा और अंतर्दशा कैसी है, अगली दशा कैसी रहेगी? एक बात बड़ी अद्भुत कि बुध आपकी कुंडली में अभी अच्छे हैं, उसको लेकर के बिल्कुल भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंगल का बल है आपके पास, सूर्य का बल है, शुक्र का बल है, बुध का बल है, शनि का बल है, षडबल में चंद्रमा और गुरु कमजोर है। इस वजह से एक शुद्ध और सात्विकता की स्थिति को कमजोर देख रहा हूं। व्यक्ति का मन, व्यक्ति का हृदय, व्यक्ति का जो एक बालकपन है वो थोड़ा खोया खोया सा है। तो अपने अंदर के बालकपन को जगा लेना चाहिए और बहुत ज्यादा बड़ा होने का ढिढोरा मत पीटो। और दूसरी बात कि आप अच्छे हैं, इसको आपने अभी तक दिखाया नहीं है, तो अगर हो सके तो इसको दिखाने का मौका जब कभी मिले तो उसको दिखा दीजिए। दूसरी बात है, बाहर के काम को घर पे ला करके अपना टेबल गंदा मत करिए। फाइलें जितनी भी हैं उसको घर के बाहर लेकर के रखिए। अगर हो सके तो ऑफिस का काम ऑफिस में ही रख करके, चौकी का काम चौके पे मत लाइए। ये काम दिखना होगा, क्योंकि आप कई बार ऐसा भी कर देते होंगे जिसके कारण घर में कलह मचता होगा और यहाँ पे चहल पहल की जो स्थिति है, जो जहाँ पे कई बार बच्चे जो है आपके आने से रूढ़ ना हो, उनका कमजोर प्रभाव ना रहे, ये बात है। हालांकि आपकी कुंडली में 3 शुभ ग्रहों का प्रभाव चतुर्थ भाव पे दिख रहा है। यहां से व्यक्ति धन अर्जित करता है, संपत्ति अर्जित करता है, भवन का सुख भोगता है, सरकारी वाहन का सुख भोगता है। ये सारी चीजें आपकी कुंडली में है। अपने आने से पहले ही कई बार व्यक्ति पिता के भाग्य का लाभ दे चुका होता है, ये बात भी दिखती है। चंद्रमा को कैसे बल प्रदान करें? आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हैं और वस्तुतः नवांश कुंडली में वो और भी थोड़े मजबूत ही हो रहे हैं, कमजोर नहीं है। यहाँ पे वो मीन के बैठे थे, मीन राशि के ऊपर 7.5 का प्रभाव भी आने वाला है। इस वजह से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देना चाहिए। शनि यहाँ पे और चंद्रमा एक साथ अष्टम भाव में बैठ रहे हैं, जो कि तृतीय के अधिपति हैं और धन के अधिपति हैं। इन दोनों भावों के अधिपति होकर के अष्टम में बैठे हैं और धन भाव को देख रहे हैं। व्यक्ति को धन भी प्राप्त होता है। कई बार व्यक्ति जो होता है वो सूद पे पैसे भी चला करके धन कमा लेता है। और शनि चंद्रमा का विष दोष कई बार धन संचय करने में मुश्किल होती है। कई बार व्यक्ति की पत्नी भी उतनी ही खर्चीली हो जाती है जितना पति होता है, और कई बार वो भी उतनी ही रूड बिहेवियर करने वाली हो जाती है जितना वो स्वयं होता है। मतलब दोनों का क्लैश कभी भी कम नहीं होता। इस चीज को आपको ही ठीक करना होगा, क्योंकि वस्तुतः आपके ही कुंडली में 3 शुभ ग्रह केंद्र में आकर के अपने प्रभावों को विनष्ट भी कर रहे हैं। क्योंकि ज्योतिष का सिद्धांत यह कहता है कि केंद्र में शुभ ग्रह आ जाते हैं तो उनका प्रभाव कई बार कमजोर हो जाता है, उनका प्रभाव तटस्थ हो जाता है, वो अपने प्रभाव से विच्छत हो जाते हैं। ये आप ही काम कर सकते हैं, क्योंकि आप ही के पास अनुभव सबसे ज्यादा है, आप ही के पास बैलेंस करने का तरीका सबसे ज्यादा बार आता है, क्योंकि सूर्य उच्च के बैठे हैं। राहु के साथ उनका क्लैश नहीं है। राहु आपकी कुंडली में 24 डिग्री के हैं, सूर्य 3 डिग्री के हैं, इस वजह से वहां पे काफी दूरी है। मंगल वहां पे 29 डिग्री के हैं, राहु 24 डिग्री के हैं। इस वजह से क्रोध और कई बार बहुत ज्यादा तुरंत ही बोल देना, कटु सत्य बोल देना, बैलेंस न बना पाना, उग्र हो जाना, और मंगल जो होता है वो व्यक्ति को करवाता है। दिमाग में रणनीति गुरु बनाते हैं या ज्ञान गुरु देते हैं, उस चीज को सामने प्रकट करने का काम मंगल करते हैं। कितनी सूक्ष्म बात ज्योतिष बताता है। दिमाग में जो चीज चलती है कि अच्छा है या बुरा, ये ज्ञान गुरु देते हैं। वो आपकी कुंडली में नीच के हैं तो उसका भाव रहा नहीं। चंद्रमा और बुध एक साथ बैठ करके अनिर्णय की स्थिति में ले जाकर के, कंफ्यूजन में ले जाकर के खड़ा कर देते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति के प्रभाव और व्यक्ति के वाक चातुर्य होने का प्रभाव कमजोर हो जाता है। वाणी का प्रभाव ठोस नहीं रहता है, क्योंकि गुरु गंभीरता कम कर देते हैं। और साथ ही साथ सूर्य उच्च का था, इस वजह से पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, समाज में मान सम्मान मिल जाता है। लेकिन उसको बैलेंस करना अभी बाकी है, क्योंकि मंगल वहां पे काम बिगाड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा पापी हो जा रहे हैं। तो पाप अपने अंदर मत आने दीजिएगा और पद का कभी भी दुरुपयोग मत करिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में अष्टम में गुरु बैठे हैं। व्यक्ति कई बार धर्म से बिल्कुल विमुख हो जाता है। हालांकि एक बात बताऊंगा कि वहां पे मकर राशि के गुरु बैठे हैं तो व्यक्ति प्रैक्टिकल तौर पे दोनों ही चीजों को बिल्कुल ही साम्य करने का प्रयास करता रहता है, आध्यात्मिक और सामाजिक या फिर सांसारिक। ये चीज उसका प्रयास हमेशा ही इस बात पे रहता है, क्योंकि वो मिथुन से प्रभावित है तो धर्म को रखता है, धर्म को धारण करके रखता है। ये बात यहां पे बनी। आपकी कुंडली में केतु की महादशा मैंने बता रखी है। महादशा में प्रेशर ज्यादा होगा,
हो सकता है कि उस समय पद का लाभ मिल जाए। आपकी कुंडली में मुकदमेबाजी का योग तो नहीं है। आपकी कुंडली में मुकदमेबाजी अगर यहाँ पे शनि बैठे हैं, तो मैंने ये बात करी केतु और शनि और शुक्र की दशा में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। वैसे सूर्य की भी स्थिति यहाँ पे देख रहा हूं तो नवम भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं, इसके योग जरूर बनते हैं और कई बार उसमें बहुत सारे लोग पिस जाते हैं, तो आप अकेले नहीं होंगे, उसमें कई लोगों का नाम होगा, तो उससे आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगती। एक बात बता दूं, मंगल को कैसे मजबूत, देखिए एक बात बड़ी अद्भुत है, आपकी कुंडली में जो ग्रह ठीक बैठा है उसकी बस सिर्फ आराधना करते रहिए। मतलब हमें बजरंग बली की सिर्फ पूजा करनी चाहिए। सर्वाधिक डिग्री के साथ आपकी कुंडली में मंगल ही उपस्थित है और इस आधार पर नवांश कुंडली में अगर मैं देख रहा हूं तो वो जाकर के दशम लग्न में बैठ रहे हैं, गुरु की राशि में, इस कुंडली में कारक होंगे, चौथी दृष्टि से सुख देंगे, सातवीं दृष्टि से शिक्षकीय गुणों का व्यक्ति विकास करता है, आठवीं दृष्टि से व्यक्ति के पेट का रोग और व्यक्ति की पत्नी को रोगी बनाता है। लेकिन वो लग्न में बैठ रहे हैं, इस वजह से उग्रता कम नहीं होती है और साथ ही साथ वो ठीक बैठा है, उसको छेड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इष्टदेव भी आपने पूछा है तो आपको बजरंग बली की पूजा करनी चाहिए, बजरंग बली की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मंगल यहाँ पे सर्वाधिक अंशों के साथ उपस्थित हैं। आप इष्टदेव वाले कार्यक्रम को देख लीजिएगा, उसमें मैंने ये बात बता रखी है। नवांश कुंडली में और लग्न कुंडली में सबसे ज्यादा जो ग्रह उपस्थित है डिग्री में, वो नवांश में जहां बैठा है उसके पिछले भाव में जो अंक लिखा हो वही आपका इष्टदेव होता है। या शुक्र, देवी दुर्गा की उपासना भी आप कर सकते हैं, आपकी कुंडली में ये बात भी बनती है। धन संचय नहीं होता, ऐसा क्यों, मैंने ये बता रखा है। पिता से कोई सुख हासिल नहीं हुआ, कभी ना विचार मेल खाते हैं, ऐसा क्यों, वो बात मैंने बताई। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी कुंडली में आलस्य है और कई बार प्रमाद ज्यादा आता है। हालांकि व्यक्ति जब काम पे टिक जाता है तो उसको छोड़ता नहीं है और अंतिम परिणति को प्राप्त करवा करके ही वापस लौटता है, पर इस आधार पर कई बार आपके घर का माहौल खराब ना हो, इसका भी ख्याल रखना होगा। मन शांत नहीं रहता, ऐसा क्यों, चंद्रमा जो कमजोर है, तो चंद्रमा को ठीक करने के लिए मैंने कही बात कि आप अपनी कुंडली जो कि मिथुन लग्न की है, इसकी कुंडली, आपकी कुंडली के लिए गुरु सप्तम के अधिपति, शनि इस कुंडली में अष्टम, थोड़े थोड़े घसीटवाने वाले और कष्ट देने वाले, गुरु मंगल इस कुंडली में अच्छे नहीं होते। ऋण दूसरों को मत दीजिएगा, कभी भी किसी पे अंधभक्ति से या अंधश्रद्धा से भरोसा मत करिएगा, नहीं तो कई बार छल कपट का दोष भी लग जाता है या कई बार व्यक्ति छला जाता है समाज के द्वारा, तो ये मत करिएगा। किसी को पैसे देकर के निश्चिंत मत रहिएगा, उसके ऊपर हमेशा दबाव बनाए रखिएगा, ये बात बनती है। मन शांत इसलिए नहीं रहता है क्योंकि चंद्रमा और बुध एक साथ बैठे हैं और 12वें भाव के अधिपति के साथ चंद्रमा का योग बन रहा है, इस कारण से। और मिथुन लग्न की कुंडली के लिए चंद्रमा जो होते हैं वो मारक हो जाते हैं, इस वजह से भी कई बार वो कर्म क्षेत्र को लेकर के व्यक्ति हमेशा हेडक में रहता है और वो कभी भी शांत नहीं होने वाला है, वो हमेशा रहेगा क्योंकि उसके पास अपना बल नहीं है। कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी चतुर्दशी के चंद्रमा पापक होते हैं, इस वजह से मन हमेशा ही दुष्ट सा बना रहता है, बिहेवियर कमजोर हो जाता है, ये बात बनती है। मोक्ष मिल पाएगा एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूं, थोड़ी सी समझने की बात है। आपके कर्म तय करते हैं कि मोक्ष मिलेगा कि नहीं, कुंडली तो सिर्फ दिशा निर्देश दिखाती है। आपकी कुंडली में शनि ने 12वें भाव को देखा है, 12वें के अधिपति का उच्च भंग हुआ है, केतु का प्रभाव जन्म कुंडली में ठीक बैठा है, खराब नहीं है, पर इसके लिए अगर विषांसा कुंडली देखता हूं तो वहां पे कुछ अच्छी स्थिति दिख रही है, लेकिन उसके लिए प्रयास बाकी है। मोक्ष इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए क्विट करना पड़ता है गेम से। आप गेम में उलझे हो और ऊपर से पद भी मिला है, तो इतनी सारी जिम्मेदारी लेने के बाद मोक्ष के सवाल को पूछना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए नाम जप की गति बढ़ानी होगी और अपने विरक्ति को भी ले जाकर के रखना होगा। एक समय पे आने के बाद नौकरी छोड़ करके वृंदावन चले जाइए, मैं भी आ रहा हूं थोड़े ही दिनों में, तो साथ में बैठते हैं, ये काम कर सकते हैं, पक्की बात बता रहा हूं। एक बात और भी बताऊं तो मोक्ष इतना आसान नहीं है और वो बिल्कुल भी कठिन भी नहीं है, उसको तो पैर तोड़ करके बैठ जाओ, आराम से मोक्ष की गति मिल जाएगी। वो ताला भी खुलेगा और बिन मांगे भोजन भी उपस्थित होगा। पर परमात्मा के ऊपर आपका भरोसा कितना ज्यादा है, आपने कितने तन्मयता से उसकी आराधना करी है कि वो खंभा जो प्रहलाद ने खंभा फाड़ा था वो दरअसल ऐसे ही नहीं फाड़ा था, क्योंकि उसको अपने परमात्मा पे, उसके उस नारायण पे उसको इतना भरोसा था। उन्होंने जो तपस्या करी थी, जो प्रभाव दिखाया था भगवान के निकट जाने का, हम आजकल नहीं करते हैं। इसी वजह से ये कह बैठते हैं कि जब तक कम कर्म नहीं करोगे तब तक वो थाली में रखा हुआ भोजन पेट में नहीं जाएगा। कर्म करने की आवश्यकता है ही नहीं, बस छोड़ दो, वो भोजन भी आपके पेट में जाएगा और पेट भी भरेगा। पर अगर है दम तो प्रहलाद जैसी भक्ति करके दिखाओ, फिर ये बात कहना।
धर्म कर्म सब करते हैं और क्या करना चाहिए। धर्म कर्म के योग आपकी कुंडली में, धर्म भाव के अधिपति शनि जन्म कुंडली में उस भाव से केंद्र में है, ये एक अच्छी बात है। इस भाव से तृतीयस्थ साहस भी है और व्यक्ति चाहता भी है और करेगा भी, तो इसकी स्थिति हमेशा बनी रहेगी। वो आप यथावत यूं ही करते रहेंगे, उसकी कभी भी कमतरी नहीं है, क्योंकि दशम स्थान में बुध बैठे हैं, वो आपसे करवा लेंगे। दशम स्थान में चंद्रमा बैठे हैं, व्यक्ति समाज के लिए, देश के लिए, प्रतिष्ठा के लिए कुछ भी कर सकता है। उसको पद की इच्छा नहीं होती बहुत ज्यादा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी उसको प्रतिष्ठा संपन्न जरूरी है और प्रतिष्ठा से संपन्न वो होना चाहता है, ये बात बनती है। कुंडली में वक्री ग्रह ज्यादा है, इनका क्या परिणाम होगा। इनका परिणाम मन अशांत, धन की स्थिति कमजोर। कुंडली में वक्री ग्रह ज्यादा मतलब अशुभ दोषों का प्रभाव ज्यादा या अशुभता का प्रभाव ज्यादा। कई बार लाक्षणिक गुण ऐसे हो जाते हैं कि व्यक्ति के पास सब कुछ होने के बावजूद कई बार खाली खाली सा लगता है, या कई बार व्यक्ति पद पे होने के बावजूद भी उसका संपूर्ण उपभोग नहीं कर पाता है। अभी भी अगर कुछ ऐसा लग रहा हो कि मैं मिस कर रहा हूं, जहां पे आप जिस पद पे हैं उसके प्रति आपकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा अगर बढ़ सकती है, या कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ नया काम लेना चाहते हैं, बाजार में उतर करके लोगों से मिल करके उनकी समस्या को हल करना चाहते हैं, आपके पास है, गांधी जी बन जाइए। जन्म कुंडली के दशम स्थान में चंद्रमा का प्रभाव व्यक्ति को समाज सेवक बना देता है, आप वो काम कर सकते हैं। आपकी कुंडली में ऐसे योग बने हुए हैं, निस्संदेह ये बात बनती है। सूर्य चंद्रमा शनि मंगल राहु केतु के पास अंश बल कम है, क्या उपाय करें। एक बात बताता हूं, और एक बड़ी अद्भुत बात है कि ग्रहों के अंश बल से कमजोर होने पे कई बार कुंडली परिणाम देती भी है और कई बार छीन भी लेती है, लेकिन आपको मिला हुआ है, इसको बस बैलेंस करना सीख जाइए। आपकी कुंडली में अगर अंश बल की बात करते हैं तो उसके आधार पर भी सूर्य मंगल शुक्र गुरु सब ठीक है, कोई भी कमजोर नहीं है, चंद्रमा कमजोर है। ये जो खालीपन आपको दिखता है ना, वो बस चंद्रमा के कमजोर होने के कारण, क्योंकि डिग्री में चंद्रमा मृतप्राय है, 0 डिग्री के हैं, तो मूलतः जितने भी ग्रह होते हैं वो परिणाम देने के पहले चंद्रमा का मुंह ताकते हैं, और वो दशम स्थान में बैठा है तो गनीमत है, गनीमत है कि वो दशम स्थान में बैठा है, लेकिन वो मारक होता है, इस वजह से मार रहा है। तो किसको मार रहा है, दशम स्थान को मार रहा है। किससे मार रहा है, विचारों से मार रहा है। होगा उसका कुछ नहीं, पर मरते रहोगे विचारों से, क्योंकि ये विचारों का भाव होता है और यहाँ पे विचार उत्पन्न होते हैं। तो किस चीज को लेकर के विचार उत्पन्न होगा, कर्म को लेकर के विचार उत्पन्न होगा। कैसा, चंचल, क्योंकि बुध बैठा है। कैसा, तो व्यय, कहीं पद चला ना जाए, कहीं मैं केस में ना फंस जाऊं, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं मेरा कोई पद छीन न ले, कहीं मेरा ये ना हो जाए, कहीं मेरा वो ना हो। ये कुंडली को समझने की बात है। आप अगर ऐसे समझ लेंगे तो आपकी व्यथा यूं ही खत्म हो जाएगी। कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुंडली समझने की आवश्यकता है। ऐसा कुछ भी जो आप कहना चाहें बता दें। मैं यही कहना चाहता हूं, अपने पिता की सेवा, चाहे वो जैसे भी हैं, उन्हें माथे पे बिठाइए। आप समाज के लिए बने हैं, ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। चंद्रमा दशम स्थान में बैठे हैं, आपको बेहतर करने का और प्रयास करना चाहिए। आपकी कुंडली में चंद्रमा दशम स्थान में बैठे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। आपकी कुंडली में गुरु और चंद्रमा तृतीय एकादशवें के संबंध में है। व्यक्ति कई बार दूसरों की नहीं सुनता है, सुनना शुरू करिए। जो आपके पास लोग आ रहे हैं वो समस्या से ग्रसित हैं, उनके प्रभावों को समझने का प्रयास करिए। उनके अनुभवों को लेने का, वृद्ध लोगों के पास बैठने का वक्त आपके पास नहीं है। अगर ऐसा मौका मिले तो कभी अपने गांव, अपने घर, अपने लोगों से जाकर के मिलने का और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का। आपके जो पूर्वज हैं, जो नहीं रहे अब इस जहान में, उनको याद करके उनको प्रणाम करिए। अगर हो सके तो उनके नाम पे दीपक दान किया करिए। मैं एक बात और जो बताना चाहूंगा, आपकी कुंडली में दशम स्थान के अधिपति छठे भाव में बैठे हैं और अष्टम स्थान के अधिपति आपको आयु दे रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात है, आपकी कुंडली में धन की स्थिति कभी भी कमजोर नहीं है, क्योंकि धन भाव में गुरु की राशि, गुरु की उच्च राशि बनी है और गुरु उसे देख रहे हैं। धन की समस्या मत नहीं है और वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सूर्य उच्चस्थ है, लक्ष्मी हमेशा है, व्यक्ति लक्ष्मी संपन्न होता है। ये बात आपकी कुंडली में बनती है। दशमांश कुंडली तो सूर्य बढ़िया बैठे, चंद्रमा बढ़िया बैठे हैं, यहाँ के अधिपति होकर के चंद्रमा मंगल जाकर के जन्म कुंडली में उच्च के हुए हैं, इस वजह से ये एक अच्छी बात होती है। यानी कि चंद्रमा का एक तरीके से बल प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि जहां बैठे हैं उसके अधिपति उच्च के हैं और गुरु उसे देख ले रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। साथ ही साथ यहाँ मंगल और राहु का प्रभाव, घर में कभी कलह मत करिएगा कर्म को लेकर के। कई बार काम इतना ज्यादा हो जाता है कि उसको आप घर पे ला करके घर में रायता मचा देते हैं, ये मत करिए। शनि 12 में बैठे हैं, बहुत ज्यादा तनाव नहीं लेना है और दिमाग को लेकर के बहुत ज्यादा आप अशांत हो जाते हैं। अगर हो सके तो गणेश जी के मंत्रों का जप करिए, और इस केतु की दशा में जो कि आने वाली है, गणेश जी के मंत्रों का स्मरण हमेशा करिएगा, वो मंत्र मैं दे दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।